पेपर पता नहीं इस बार कहां से, किस फैक्ट्री से बनवाया उन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। कर क्या रहे हैं कि प्रीलिम्स का पेपर ऐसा है, मैं दावे से कह रहा हूँ यूपीएससी के सारे मेंबर्स को बिठाएं, अगर एक भी पास हो गया तो मान जाएंगे। वहीं कुछ टीचर्स ने जब यूपीएससी का पेपर देखा तो उनका मन यूपीएससी को गाली देने का हो रहा था। मतलब दोनों पेपरों को हल करने के बाद, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, आज गाली देने का मन हो रहा था यूपीएससी को खुले तौर पर। जो पिछले ईयर के सिलेक्टेड लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई सही टाइम पे निकल गया, वरना हम भी लटक जाते। भाई साहब पहली रिएक्शन जो ना इस पेपर को देख के मेरे को तो यही लगा कि यार सही टाइम पे पास हो गए। सो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी का ग्लैमर कैसे एक ट्रैप बन चुका है, कैसे एक गैम्बल बन चुका है। अक्सर किसी भी ग्लैमरस चीज के पीछे एक डार्क वर्ड छुपा होता है जो सामने नहीं आ पाता या फिर हम जिसको जानना नहीं चाहते हैं। सो आज हम इसी डार्क वर्ड की बात करेंगे। 10 साल पहले आपने कोचिंग ली थी? जी 10 साल हो गए। यानी कि तो 10 साल से अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? दोस्त एक टाइम पे सब कट गए मेरे, कोई मुझे लगता है एक आध मित्र के अलावा सब पीछे हट गए कि अब इसकी लाइफ में कुछ नहीं है। वो कहते हैं चढ़ता हुआ सूरज जब उग रहा होता है ना, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज ढल रहा होता है उसको कोई सलाम नहीं करता। मैं भी जिस कमरे में 5 साल 4 साल रहा था, डर लगता है उस कमरे से देख को। मैं खुद आज भी डर लगता है जब उस कमरे में जाता हूँ। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। लेकिन इसके पीछे नाकामी के अंधकार में खोए हुए लाखों लोगों का संघर्ष शायद आज भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए उन छात्रों का क्या होगा जिन्हें कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली है। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ सफलता को लेकर तो बात की जाती है, लेकिन असफलता पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। सीधे मुद्दे की बात पर आएं, इससे पहले 2-4 बातें सरल और सीधी भाषा में यूपीएससी के बारे में जानते हैं। देखो, यूपीएससी एक प्रकार का एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो कई टाइप के एग्जाम कराते हैं, जैसे ईपीएफओ, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए आदि सारे एग्जाम। इसी प्रकार का एक एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती की जाती है। देखो, जब टफ एग्जाम की बात आती है तो उसमें यूपीएससी का नाम लिया जाता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में चाइना के गाओकाओ एग्जाम के बाद भारत के यूपीएससी और आईआईटी जेईई के एग्जाम को सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में क्लियरली यूपीएससी को सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि जो आईआईटी जेईई का एग्जाम है उसका जहां सक्सेस रेट 1% के आसपास है, वहीं यूपीएससी में सक्सेस रेट केवल 0.2% के आसपास है। यूपीएससी के बारे में ज़्यादा डिटेल में वीडियो के लास्ट में चर्चा करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि जो आपके सामने नहीं लाया जाता है। जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो आपके सामने केवल 100-200 टॉपर्स का नाम ही लाया जाता है। उन लोगों की चर्चा कोई नहीं करता है जिन्होंने अपना कीमती समय किसी भी एग्जाम में बर्बाद कर दिया या फिर जिनको फेलियर मिला। 31 मई 2022 रजत साम्याल रात को सोने से पहले एक ट्वीट करते हैं जो सुबह होते होते वायरल हो जाता है। इससे पहले रजत साम्याल को कोई नहीं जानता था, जो कि जम्मू कश्मीर से आते थे और ओल्ड राजेंद्र नगर में 10 साल से यूपीएससी की तैयारी करते थे। 10 साल में 6 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 प्रीलिम्स रुकने के बाद, 2 मेंस रुकने के बाद फाइनल जब 6ठा अटेम्प्ट होता है उसमें वह इंटरव्यू में 11 नंबर कम होने की वजह से फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते हैं। रजत की तरह ही कई सारे एस्पायरेंट हैं, जैसे अमित खिलोर, जिन्होंने अपने 8 साल यूपीएससी को दे दिए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। वे आज स्टडी आईक्यू नामक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। इसी प्रकार कई सारी महिलाएं भी यूपीएससी की तैयारी करती हैं, जैसे प्रियमवदा, जिसने अपने 5 साल यूपीएससी को दे दिए लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। प्रियमवदा ने द प्रिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि 5 साल के बाद उनको सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, शादी का प्रेशर, सभी चीज़ों के बाद एंजाइटी होने लगी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगे।
उनको यहाँ तक कि डिप्रेशन से निकलने के लिए मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ा। दोस्तों, रजत, अमित और प्रियंवदा के जैसे भारत में हजारों लाखों युवा हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है। इनके बारे में तो इसलिए हमने बात की क्योंकि न्यूज़पेपर्स और वीडियोस में इनको कवर किया गया है, लेकिन भारत में ऐसे ही कई लाखों नौजवान हैं जो गुमनामी में किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और गुमनामी में ही निराशा के साथ उनका सफर खत्म हो जाता है। हमको गुमराह करने के लिए अक्सर लोगों के द्वारा जावेद अख्तर की एक लाइन का प्रयोग किया जाता है, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, ये लाइन सुनने में और सुनाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में फेल होने के बाद अगर आप किसी दूसरे काम को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वहाँ भी क्या गारंटी कि आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, भारत में हर एग्जाम के पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यूपीएससी की बात करें तो हर साल लगभग 11 से 12 लाख लोग यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में करीब 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 5.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। लेकिन जो पहला राउंड यानी प्रीलिम्स का राउंड होता है उसमें केवल 13,090 लोगों को सिलेक्ट किया गया और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वह केवल 933 लोगों का हुआ, यानी कुल मिलाकर 0.88% के बीच लोगों का सिलेक्शन होता है। इसको अगर सरल भाषा में समझें तो मानो अगर यूपीएससी में 1000 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से केवल 1 और कभी कभी 2 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, यानी 1000 लोगों में 1 या 2 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों, हर साल यूपीएससी में एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सीट होती है वह लगभग उतनी ही होती है। यहाँ तक कि जिन लोगों का पिछले वर्षों में सिलेक्शन हो चुका है उसमें से भी ज़्यादातर लोग दोबारा एग्जाम देते हैं। जिन लोगों को आईएएस की पोस्ट मिल गई उसके अलावा ज़्यादातर लोग दोबारा एग्जाम देते हैं, क्योंकि मोस्टली सब लोगों को आईएएस ही बनना होता है और वह सारे अटेम्प्ट खत्म करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी केवल एक है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। यूपीएससी के एग्जाम को इतना ग्लैमराइज किया गया है कि कोई भी एस्पायरेंट अपना एक भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहता है, यानी जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होते हैं तब तक सब लोग एग्जाम देते रहते हैं। यहाँ तक कि बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के अनुसार यूपीएससी में 40,000 एस्पायरेंट ने एक पिटीशन डाली कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के समय में वे लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि कुछ लोग उनमें से एसेंशियल सर्विसेज जैसे डॉक्टर, नर्सेज आदि थे और कुछ लोगों को कोविड होने के कारण वे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वह हर साल बदलता रहता है। इसमें 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला इसमें जनरल स्टडीज 1 जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर आदि जैसे सब्जेक्ट से 100 सवाल आते हैं। वही दूसरा पेपर सीसेट का होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन आदि आते हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट की बात करें तो इसमें सवाल इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप कितना ही पढ़ लो, आप कितनी ही किताबें रट लो, कितने ही सालों तक आप पढ़ाई कर लो, केवल 30 से 40 प्रश्न ही आपके पढ़े में से आएंगे या फिर जो आपने सुने होंगे। बाकी के 60 और 70 प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिसमें मोस्टली आपको तुक्का या फिर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी इसमें फेल हो गया। चैट जीपीटी आपने सुना ही होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले एक बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने चैट जीपीटी को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन दिए, जिसमें से चैट जीपीटी केवल 54 क्वेश्चन ही सही कर पाया, यानी चैट जीपीटी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में फेल हो गया। 60 से 70 क्वेश्चन जो आप पहली बार वहाँ पर देखते हैं, यानी जो आपके पढ़े में से नहीं आते हैं, उसमें मोस्टली आपको तुक्का लगाना पड़ता है। तुक्के को आजकल की फैंसी लैंग्वेज में यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इस बार यूपीएससी थोड़ा सीरियस मूड में थी। उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया एलिमिनेशन टेक्निक, इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक को ही हटा दिया गया। इस तरीके से ऑप्शन डिजाइन किए गए कि आप तुक्का भी मतलब किसी टेक्निक से नहीं लगा सकते, आपको शुद्ध तुक्का ही लगाना पड़ेगा। इसलिए पेपर के बाद एक मीम काफ़ी वायरल हुआ कि एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेटेड बाय यूपीएससी। लेकिन इसको कोई बहादुरी का काम तो नहीं माना जाएगा। 60 से 70 क्वेश्चन जो बिना पढ़े में से आए तो उसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसमें तुक्का ही लगाएगा। भाई सारे क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, इसलिए जानबूझ के तुक्का लगाना ही पड़ता है। जहाँ तुक्का लगाया तो वहाँ लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है।
इसलिए देश के इतने बड़े एग्जाम में जहां लक फैक्टर इतना ज़्यादा काम करने लग गया है, एक निराशाजनक बात ही कही जा सकती है। सब लोग लगभग सेम ही किताबें पढ़ के जाते हैं, सेम टेस्ट सीरीज करके जाते हैं, तो जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें केवल 2-3 सवालों का ही अंतर होता है। जहां 2-3 सवालों पर किसी का तुक्का सही बैठ गया तो वो प्रीलिम्स के कट ऑफ को पार कर जाता है। वहीं जिसके 2-3 सवालों पर तुक्का गलत लग गया, उसका लक साथ नहीं दिया, तो उसके वो जितने सवाल वह गलत करेगा उतने ही माइनस मार्किंग उसकी हो जाती है और वह प्रीलिम्स से बाहर हो जाता है, जिसके बाद पूरा 1 साल बर्बाद। ऐसा ही कुछ लक फैक्टर इंटरव्यू राउंड या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में भी मैटर करता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो बोर्ड ले रहा होता है उस बोर्ड का मूड कैसा है और वह आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाता है उस 25 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर में, उसी के अनुसार आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोचिंग माफिया ऐसा शो करते हैं कि आप हमारे वहाँ एडमिशन ले लो, हम जो पढ़ाएंगे उसमें से ही आएगा, हम तो आपका बेड़ा पार ही करवा देंगे। आपके अंदर फेक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, यू कैन डू वाली फीलिंग्स जगाने के लिए दुष्यंत कुमार की एक फेमस लाइन का यूज किया जाता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन दोस्तों, अगर उस पत्थर पे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल ने काम कर दिया तो सुराख आसमान पे तो नहीं होगा, कहीं और जरूर हो जाएगा। जून 2023 में 4000 यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों ने कैट में यूपीएससी सीसेट के पेपर के विरुद्ध एक PIL फाइल किया। यह अपील कैट में यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इसलिए फाइल की गई क्योंकि सिविल सेवाओं में जो भी विवाद होते हैं या फिर भर्ती विवाद होते हैं उसके लिए कैट नामक एक ट्रिब्यून बनाया गया है, तो सारे विवाद लगभग पहले इसी में ले जाए जाते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये था कि यूपीएससी ने अपने सीसेट यानी GS पेपर 2 में सिलेबस में लगभग 10वीं तक की मैथ गणित की बात की है, लेकिन 2023 के सीसेट के पेपर में कैट और IIT लेवल के सवाल पूछे गए। यहाँ तक कि पेपर देने के बाद बच्चों ने 6-7 सवाल IIT से दिखाए। अगर कैट और IIT के सवाल पूछने ही हैं तो उसको सिलेबस में मेंशन कर देना चाहिए। सिलेबस में आप 10वीं तक की मैथ की बात करते हो और पेपर में कुछ भी उठा के दे देते हो। सीसेट में कुल मिलाकर 80 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, जो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। इसमें केवल कट ऑफ पार करनी होती है जो 33% या फिर 66 नंबर होता है, लेकिन पेपर का लेवल कुछ इस तरीके से सेट किया गया था कि 66 नंबर लाना भी 150 नंबर लाने के बराबर इसमें हो रहा था। यूपीएससी का पूरा एक एग्जाम साइकिल खत्म होने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। फॉर्म निकलने से लेकर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने तक लगभग 15 महीनों का समय इसमें लगता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार एक पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति ने यूपीएससी को रिकमेंडेशन दिया है कि इस एग्जाम साइकिल के 15 महीनों के समय को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर से बच्चे अपनी जवानी के कई महत्वपूर्ण समय इसमें व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए इस समय को कम करने के लिए संसदीय समिति ने यूपीएससी को इस पर दोबारा विचार करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि किसी भी एग्जाम में जो एग्जाम की पूरी साइकिल होती है, फॉर्म निकलने से लेकर एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने तक 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। वैसे भी यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस रेशियो पहले अटेम्प्ट में बहुत कम है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को इसमें सक्सेस तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में जाकर मिलती है। 3-4 अटेम्प्ट का मतलब होता है 5 से 6 साल इसमें लगाना। इसीलिए इस ग्लैमरस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चे 5-5 साल या फिर 10-10 साल तक अपना इसमें समय लगाते हैं। एक बंद कमरे में पढ़ना या फिर लाइब्रेरी में अपने लाइफ के इतने महत्वपूर्ण समय को लगाना, अगर इसके बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके बाद बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटो इम्यून डिसीज आदि जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आजकल एग्जाम प्रेशर और एग्जाम में फेलियर के बाद सुसाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाने लगे हैं। सुसाइड के कुछ केसेस की बात करें तो मई 2022 में जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले 28 साल के व्यक्ति ब्लेसन पुडो ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वह 2 बार यूपीएससी में फेल हो चुके थे। इसी प्रकार नोएडा के एक 31 वर्ष के व्यक्ति जो बैंक में अपनी जॉब छोड़ने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 2 बार फेल होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर यूपीएससी के मक्का मदीना कहे जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें तो 2019 में करोलबाग मेट्रो स्टेशन में एक 23 साल के व्यक्ति ने अपनी यूपीएससी में फेलियर के कारण सुसाइड करने की कोशिश की
वह सुसाइड करने के लिए मेट्रो के आगे कूद जाता है, लेकिन वहाँ पर मेट्रो ड्राइवर के ब्रेक लगाने और लोगों के इंटरफेयर के कारण उसकी जान बच जाती है। इसी प्रकार आजकल एग्जाम प्रेशर के कारण या फिर फेलियर के कारण कई बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 2500 बच्चे एग्जाम में फेलियर के कारण सुसाइड कर देते हैं। दोस्तों 2500 नंबर काफ़ी बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की एक लाइन काफ़ी फिट बैठती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अगर इसमें नहीं हो पाया तो इसे छोटे एग्जाम में तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन दोस्तों अगर सपोज किसी का यूपीएससी एग्जाम नहीं होता है और वह स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे एग्जाम में बैठता है, तो वहाँ भी ऑलरेडी भीड़ है। वहाँ से भी कई सारे बच्चे कई सालों से पर्टिकुलर उसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूएन पॉपुलेशन एस्टीमेट की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत ने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। यानी भारत अब पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। इसीलिए अगर आप किसी दूसरे एग्जाम में कूदते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी आपको बराबर उसी टाइप का एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर यूपीएससी का एग्जाम इतना ही बुरा है, इतनी सारी इसमें डार्कनेस है, तो आखिर लोग इसके ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। इसका कारण है ग्लैमर और सपने। कुछ लोग कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात को देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। इसी प्रकार के आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल तक बूस्ट कर दिया जाता है। हर साल जब किसी भी एस्पायरेंट का यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो उससे ये सवाल पूछा जाता है कि उसने यूपीएससी की तैयारी क्यों की। मोस्टली उनका रटा रटाया रिपीट सा जवाब होता है कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। अरे भाई, समाज के लिए अगर कुछ करना है तो उसके और भी कई सारे जरिए हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मेन मोटिव होता है ग्लैमर और पावर की चाहत। कई सारे एस्पायरेंट ने और टीचर्स ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने खुलकर इस बारे में बताया भी है। लेकिन दोस्तों इंटरव्यू में ऐसा खुलेआम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में उनके नंबर काफ़ी कम हो जाएंगे, जिसके बाद वैसे ही वह सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपके सामने अक्सर एक ही पहलू को रखा जाता है। आपको केवल उन्हीं स्टूडेंट का नाम बताया जाता है, उन्हीं स्टूडेंट की वीडियोज़ आप तक पहुंचाई जाती है जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। ये सब कोचिंग माफियाओं के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को फेलियर मिल चुका है, जो अपनी काफ़ी ज़्यादा समय इसमें वेस्ट कर चुके होते हैं, उनके बारे में आप तक जानकारी बहुत कम पहुंचाई जाती है। अगर उनके बारे में भी बच्चों को बड़े स्तर पर जानकारी दी जाती तो हो सकता है कि कई बच्चे इस एग्ज़ाम में अपनी जवानी बर्बाद करने के बजाय किसी और एग्ज़ाम या फिर किसी और चीज़ में अपना टाइम लगाते और यह देश के लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ होती। और सबसे ख़राब बात यहाँ पर यह है कि आप सारे कोचिंग सेंटर में केवल सेम टाइप के टॉपर्स की फ़ोटो देखोगे। देखो, सारे टॉपर्स बिकाऊ नहीं होते हैं। ये कोचिंग माफियाज लोगों ने आजकल एक नई ट्रिक निकाली है। जब भी उनके पास कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है या फिर इंटरव्यू मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करता है, तो वे लोग उसमें एक टर्म एंड कंडीशन में एक चीज़ पर साइन करवा लेते हैं। उस पर लिखा होता है कि एग्ज़ाम सिलेक्शन के बाद हम आपकी फ़ोटो यूज कर सकते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम निकालने के बाद एस्पायरेंट्स उस कोचिंग सेंटर पर केस नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपके अंदर फेक कॉन्फिडेंस जगाता है या फिर यू कैन डू वाली फीलिंग्स आपके अंदर लाता है, वो है कि एक 40% वाला 50% वाला बच्चा भी यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल सकता है। भाई, अगर 2-3 लोगों ने एग्ज़ाम निकाल लिया तो उसी को हम ज़्यादा बड़ा चलाकर दिखाते हैं। अगर आप रियलिटी में यूपीएससी में जो फाइनल सिलेक्टेड बंदे हैं उनकी लिस्ट देखोगे तो उसमें ज़्यादातर आपको आईआईटी, डीयू, जीएनयू और भी बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस से या फिर अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से बच्चे दिखेंगे। अगर आपको 40% वाले या फिर 50% वाले बच्चे दिखेंगे भी, वो काफ़ी रेयर होंगे और काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट, चौथे अटैम्प्ट में, 5वें अटैम्प्ट में या फिर लास्ट अटैम्प्ट में वो लोग निकलते हैं। इसीलिए फेक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, कोचिंग में एडमिशन करवाने के लिए आपको कई सारी चीज़ें जो आपको कोचिंग सेंटर वाले दिखाना चाहते हैं वही आपको दिखाई जाती है। इसीलिए इन सब से बच्चे तो कंगाल हो जाते हैं और कोचिंग सेंटर मालामाल हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात यूपीएससी एस्पायरेंट की लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं।
दोस्तों ज़्यादातर जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले होते हैं वो या तो ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में रहते हैं या फिर मुखर्जी नगर में रहते हैं। एक छोटे से कमरे की कीमत यहाँ पर 8,000 से लेकर 15,000 या फिर 20-20 हज़ार तक भी हो सकती है। कई सारे बच्चे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं और केवल पेपर देने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने घर जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम 3-4 अटेम्प्ट तक इसमें लग सकते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा है। इसी प्रकार आपको आपके पेरेंट्स, सोसाइटी केवल 1-2 साल तक ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट भी 2-3 साल के बाद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देंगे और कई सारे पेरेंट्स तो पैसे देने के साथ साथ गाली और डिमोटिवेशन भी फ्री में देते हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाले फेमस वैज्ञानिक एडिसन ने एक कोटेशन दिया था कि हमारी सबसे बड़ी विफलता हार मानने में निहित है, हमको हर बार एक और प्रयास करना चाहिए सफलता के लिए। इस कोटेशन को यूपीएससी एग्जाम में लागू करके बच्चे एक अटेम्प्ट और करके 5 से 10 साल इसमें गुजार देते हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव जो समय होता है वह वेस्ट चला जाता है। टीचर्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सभी जो 10-12 लाख जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम भरते हैं उसमें से सभी लोग सीरियस नहीं होते हैं। मुश्किल से 2-3 लाख बच्चे ही सीरियसली पढ़ने वाले होते हैं और कुछ बच्चे तो पेरेंट्स के प्रेशर में आए होते हैं तो वो वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बाकी कुछ बच्चे तो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। नशा, ज़्यादा दोस्ती यारी और लड़कीबाजी के चक्कर में इसमें काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आजकल जो बच्चों की तैयारी करने वाले जो एग्ज़ाम के हब शहर जो बन चुके हैं वहाँ पर लिव इन के केसेस काफ़ी आम हो चुके हैं। जहाँ पर फेलियर की बात होती है तो वहाँ पर अक्सर प्लान बी की बात की जाती है, लेकिन आजकल कुछ गुरुजन का ये कहना है कि प्लान बी केवल लूजर्स के लिए होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लान बी बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ के 5 साल 10 साल आप वेस्ट करने के बाद पीछे देखोगे तो आपके लाइफ के काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट समय गायब हो जाता है जहाँ पर आप कुछ बेहतर कर सकते थे। इसीलिए कोचिंग माफियाओं के चक्कर में, फेक फेम और ग्लैमर के चक्कर में अपना लाइफ का महत्वपूर्ण समय बर्बाद ना करें। दोस्तों अब यहाँ पर 2-4 बातें यूपीएससी एग्जाम के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यूपीएससी में 3 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और सीसेट का पेपर। दोनों के मार्क्स फाइनल राउंड में काउंट नहीं होते हैं, इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। लगभग 12 से 14 हज़ार के बीच बच्चों को इसमें से लिया जाता है और वे बच्चे मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 4 जनरल स्टडीज के, 2 लैंग्वेज के और एक ऐसे के अलावा 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। मेंस में से 3 से 4 हज़ार बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद अगला राउंड यानी पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू इसमें कंडक्ट कराया जाता है। और लास्ट में मेंस और इंटरव्यू के बाद लगभग 1000 बच्चों की एक रैंक डिसाइड की जाती है और उसमें बच्चों के रैंक और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको सर्विस अलॉट की जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।